हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवी ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 मेजर पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि 15 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हम एक एक कर कर दोनों को देखेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार को देखते हैं। हेडिंग है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले बोला था जैसे कि मौलिक अधिकार को देखते हैं एक एक करके, ठीक है। मौलिक अधिकार है क्या? भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर, यानी कि जो भारतीय संविधान है, आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, स्वतंत्र, समानता और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो हमारे संविधान है वो आर्टिकल 12 से 35 के बारे में, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में, और मौलिक अधिकार हमें 6 दिए गए हैं। किस किस प्रकार के दिए गए एक एक करके देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है सो 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 है। फिर है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 है। फिर है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है। फिर है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो 29-30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 जो है उसे हटा दिया गया है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नोट यहाँ देखते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार, जो वही बोला ना कि जो आर्टिकल 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार के अंदर आता था। लेकिन उसे हटा के क्या किया गया, 14वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन करके उसे हटा, मतलब संविधान में जो बदलाव होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, सीए बोलते हैं जिसे। जो 44वां नंबर था 1978 में जो हुआ था, उसको हटा दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था। अब वह अनुच्छेद 300A में, यानी कि 300A में भेज दिया गया। उसके तहत उसका कानूनी अधिकार है, यानी कि संपत्ति जो है सो कानूनी अधिकार है। पहला देखते हैं समानता का अधिकार। जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं उसमें से पहला क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन है, बताया तो 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 क्या है, कानून के समझ समानता। जो कानून है उसके समझ समानता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति कानून के नज़र में समान है। किसी व्यक्ति के साथ बिना उचित आधार के भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही आर्टिकल 14 में बताया गया है। कानून के समझ समान रहता है, सभी लोग समान रहता है। आर्टिकल 15 देखते हैं, भेदभाव का निषेध। राज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा कर सकता। कोई भी आदमी आपको मूल वंश या राज, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह आर्टिकल के खिलाफ है। अगर कोई करता है तो उसमें ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 16 देखते हैं, अवसर की समानता। अवसर, सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर होना चाहिए। वही जैसे कि आर्टिकल 16 ही बोलता है कि जैसे कि सभी नागरिकों को, जो ओबीसी है, जनरल है, सबको समान नागरिक होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए उसमें से कितने परसेंट देना चाहिए वो सब भी आगे है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ है ना दोस्तों कि पहले ना छुआछूत का, जैसे कि और इसका किसी भी रूप में पालन करना कानूनी अपराध है। मतलब पहले ना छूना, मतलब किसी को, कोई बड़े आदमी को छूना वैसे भी पाप था, वो उसी का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 को देखते उपाधियों का अंत। राजा, सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर ऐसी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। सीधा कहना है दोस्तों, आप ना खुद से अपने ऊपर वो उपाधि नहीं ले सकते। जैसे बाई चांस गुलाम, जब हम लोग गुलाम थे, जैसे औरंगजेब वगैरह आए थे, उसमें उन लोग ले लेते थे राजाओं का राजा उपाधि, राजाधिराज। ये उपाधि आप खुद से नहीं ले सकते। इस तरह अगर आप उपाधि लेते हो तो दंडनीय अपराध ये भी है। इसका महत्व देखते हैं। समानता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय, जो हमें न्याय दिलाता है और समान अवसर का आधारशिला बनता है। जो समानता का अधिकार जो 14 से 18 आर्टिकल था, वो सामाजिक न्याय, समान अवसर देता है। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, 19 से 22 तक हमें किस किस प्रकार का स्वतंत्रता मिला गया है, वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक बताया गया है। आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। भारतीय नागरिक को मुख्य रूप से ये स्वतंत्रता प्राप्त है। कौन से सो देखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरस्त सभा करने का स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने का स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र स्वरूप से घूमने का स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय, व्यापार या पैसा अपनाने की स्वतंत्रता। हम इतने प्रकार से स्वतंत्र हैं, मतलब इतने प्रकार का हमें स्वतंत्रता दिया गया कि ये आप इससे कुछ भी कर सकते हो।
बात कर सकते हो, शांतिपूर्ण से आप ना सभा कर सकते हो, और नीरस यानी कि हथियार नहीं होना चाहिए। जैसे संघ मतलब होता है ना, जैसे कि आप पंचायत बना सकते हो, संगठन, अपना जाति का संगठन बना सकते हो, गाँव का संगठन बना सकते हो। भारत में घूमने का स्वतंत्रता है। कोई भी राज्य में रह सकते हो आप, और कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पैसा अपने अपना सकते हो। लेकिन व्यवसाय जो है और व्यापार है, उसमें भी बताया गया कितने कितने प्रकार के आप व्यवसाय कर सकते हो। कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हो गलत तरीके का जो व्यवसाय होते हैं। हालांकि ये स्वतंत्रपूर्ण नहीं है। हाँ, यही बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही ना, जब देश की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं किसी बात पे। जैसे कि आप नशीला पदार्थ नहीं बेच सकते, वो भी एक प्रकार का व्यवसाय है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो हानिकारक है, इसीलिए आप ना उसमें व्यवसाय में उसे शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आर्टिकल 20 देखते हैं, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अगर आप अपराध करते हो उसमें क्या संरक्षण मिलता है सो देखते हैं। यह व्यक्ति को अपराध के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड ना किया जाना तथा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप कोई गुनाह करते हो तो उसको एक गुनाह का एक ही बार सजा दिया जाएगा, और मतलब अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दी, उसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि जबरदस्ती अपने खिलाफ खुद गवाही दो। ऐसा कोई नहीं करवा सकता। आर्टिकल 21 को देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका ने इसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन, निजता आदि से संबंधित कई अधिकारों को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। जीवन और व्यक्तिगत मतलब आप जीवन में क्या स्वतंत्र रूप से कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, उसमें आप ना, आपसे कोई वंचित नहीं, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आप जैसे कोई गुनाह करते तो आपका क्या अधिकार है, उसमें व्यक्तिगत क्या संरक्षण दिया जाता है, वो आपको बताया जाएगा न्यायपालिका की तरफ से, या फिर आपके लिए कोई जैसे नहीं वकील वगैरह का आपके लिए दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 है, शिक्षा का अधिकार। 21 यानी कि 21 का जो भाग होता है ना, A B C, 19 में 21 का ए में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया जाएगा। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ना निःशुल्क, ये पूरा भारत में लागू होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 22 को देखते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना तथा अपने पसंद के वकील से कानूनी सहायता लेने जिसे कुछ अधिकार प्राप्त है। आप अगर कुछ गलत काम के जैसे गिरफ्तार हो गए तो उसमें आपको उसका कानूनी जो कारण है, क्या कारण है, वो जरूर बताया जाएगा, और अपने पसंद के वकील से आप सहायता ले सकते हो। ये आपको संविधान आपको प्रदान करती है इतनी सुरक्षा। अब तीसरा जो था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद जो 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को संबंधित है। आप देखते हैं अनुच्छेद 23 को। अनुच्छेद है मानव तस्करी और बेकार के निषेध। जैसे मानव तस्करी, बेकार तथा जबरन मजदूरी रोक लगाया जाएगा। अब मानव तस्करी आर्टिकल 23 के खिलाफ है, मतलब अगर आर्टिकल 23 से आप मानव तस्करी करते हो तो आपको आर्टिकल 23 की तरफ से जो कुछ भी आपको सजाएं दे सकती है। जैसे कि आप मानव तस्करी का मतलब होता है आप मानव व्यापार, कोई बच्चों को बेच देना, कोई महिलाओं को बेच देना, कोई दूसरे देश में उसे भेज देना, तो वो मानव तस्करी है। अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध का मतलब है आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों या अन्य जोखिमपूर्ण कार्य मतलब आप ना 14 साल के कम बच्चों से आप कोई भी तरह का काम नहीं करवा सकते। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों का शोषण से बचना है। इसका उद्देश्य क्या था कि कमजोर वर्ग जो होता है, जो गरीब वो लोग होता है, उसका शोषण ना किया जाए, उसका गरिमा का रक्षा करना ही इसका महत्व था। चलिए चौथा देखते, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता कितने कितने प्रकार के थे वो देखते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को बताया गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मरंभा के अनुसार धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का स्वतंत्रता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। क्या है? जैसे कि आर्टिकल 25 बोलता है आप ना अपने सर कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण में ला सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो आप खुद स्वतंत्र हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, यह एक सार्वजनिक व्यवस्था है। आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। जैसे आर्टिकल 26 है ना, कि अगर आप धर्म के रिलेटेड कुछ आप पूजा वगैरह करना चाहते हो तो उसमें आप प्रबंधन कर सकते हो, मतलब आप एक दूसरे से मिलकर प्रबंधन कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन के लिए किसी व्यक्ति का विशेष रूप से कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई बहुत, जैसे मतलब प्रचार प्रसार के लिए ना कोई कोई बहुत जगह पैसा मांगा, कर मांगता है, थोड़ा सा हेल्प, तो वो ना बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपने मन से आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं।
अनुच्छेद 28 को देखते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में संवैधानिक सीमाएं निर्धारित की गई है। जैसे कुछ शैक्षणिक स्थान से पढ़ाई स्कूल वगैरह में ना, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा के संबंध में ना कुछ संस्थाएं विकसित की गई, मतलब वहाँ पे सीमाएं हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, या फिर इतने या किसी मजबूरी में नहीं कर, या भारत का धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को मजबूत करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि हम सभी राष्ट्रों का, सभी धर्मों का एक प्रकार सम्मान और इज्जत करते हैं। इसीलिए ना शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक की सीमाएं निर्धारण की गई है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अब देखते हैं 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के संबंधित कैसे कानून है। अनुच्छेद 29, नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अधिकार है। जैसे कि आपका जैसे बहुत, जैसे हिंदी किसी की लिपि मतलब देवनागरी लिपि होती है, और अपनी संस्कृति यानी कि जैसे हिंदू धर्म का संस्कृति है, मुस्लिम धर्म का कुरान है, जैसे हिंदू धर्म में गीता वगैरह आता है, तो उसकी लिपि को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 19 के तहत ना आपको अधिकार मिला गया। अनुच्छेद 30 को देखते हैं। धार्मिक और भाषाएं अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। जैसे धार्मिक, आप मंदिर या उसकी जैसे कि भाषाएं अल्पसंख्यकों का पसंद शैक्षणिक, वहाँ पढ़ाने लिखाने का भी, धार्मिक स्कूल खोलने का भी स्वतंत्रता है। महत्व, इन अधिकारों का उद्देश्य भारत का विविध भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं का रक्षा करना है। यही है ना कि भारत का जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभी धर्मों से मिलकर जो संस्कृति है, उन संस्कृति को रक्षा करना पड़ेगा, परंपरा करना पड़ेगा, ताकि आगे चल तक खत्म ना हो जाए, ये हमेशा रहे और आने वाले लोग देखें। चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये लास्ट है मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद 32 में नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। न्यायपालिका जो है, न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा के लिए कुछ रीट जारी करती है। 5 प्रकार का रीट होता है दोस्तों, जो ना न्यायालय से ही सीधा जारी किया जाता है। बंदी परीक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, प्रामदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारण, ये 5 है, ये जो न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। इसका महत्व को देखते हैं। यदि राज्य या कोई पदाधिकारी है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसकी रक्षा कर सकता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी है आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो आपको अधिकार दिया गया है, वो कोई उसका उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसको आपका रक्षा कर सकता है, आपका रक्षा करेगा। हम मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, जो दूसरा है, यानी कि मौलिक अधिकार हम पूरा देख लिए, अब मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मौलिक कर्तव्य दूसरा को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान का भाग 4A, भाग है ना जो संविधान के भाग में बांटा गया है। जैसे पहला भाग में है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। जैसे भारत पहला जो भाग 1 है, उसमें देश का सीमाएं को बांटा गया। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि 51A से। ठीक है, उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य नागरिक को याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ देश का समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी है। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब है ना कि आपको ये सब करना है, मतलब करना है, इसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो, ये आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य यही सब बनता है। मौलिक कर्तव्य की सूची को पहले देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यही मतलब कर्तव्य यानी कि ये आपको करना है। पहला क्या है देखते हैं। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। बिल्कुल, आप संविधान का, राष्ट्र यानी कि हमारा तिरंगा का, और राष्ट्रगान जन गण मन का, ये सब आपका क्या है, इनका सम्मान करना ही करना है, ये आपका क्या है, लोग नागरिक का क्या है, मतलब हम कह सकते हैं ना कि हमारा कर्तव्य है ये सब करना। स्वतंत्र संग्राम के आदर्श का अपनाना, जो संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का अपनाना है। जैसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम हुए, महात्मा गांधी वगैरह आंदोलन, उनका आदर्शों का अपनाना है। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करना है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा करना। 5वां, भारत के सभी लोगों का भाईचारा और सद्भाव की भावना बढ़ाना। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना। फिर 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना विकसित करना। हम एक एक करके सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के सभी क्षेत्रों उत्कृष्टता की ओर बढ़ाना। 11वां देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य माता पिता या अभिभावकों के संबंधित है। चलिए एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्य को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। पहला कर्तव्य था संविधान का सम्मान। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को संविधान
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा था स्वतंत्र संग्राम के आदेश, स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े त्याग, देशभक्ति, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, प्रत्येक नागरिक को भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए। यानी कि अखंडता क्या, ऐसे कोई इसके खिलाफ ना बोल सके, एकता में कोई हानि ना पहुंचा सके, यानी कि हमें देश टुकड़ों वाला बात नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसका इसका हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई बोलता है तो उसे मना करना चाहिए। देश की रक्षा, जरूरत पड़ने की देश की रक्षा करना चाहिए और राष्ट्र सेवा करना नागरिक का कर्तव्य है। हमें देश की रक्षा करना ही चाहिए और उसका रक्षा करना ही हमारा राष्ट्रीय सेवा है। भाईचारा और सद्भाव, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति आदि के आधार पर भेदभाव और वैमनस्य को छोड़कर आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। भाईचारा बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, हमें सबसे एक दूसरे से मिलजुल करना चाहिए और धर्म भाषा के आधार पर तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सब का हमें त्याग करना चाहिए जो कि धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव करता है। महिलाओं का सम्मान, बिल्कुल, अगर इस भारत देश में तो महिलाओं का सम्मान बिल्कुल किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, उन्हें गलत तरीक़ा से देखा जाता है। तो ये सब बिल्कुल गलत है। आपका कर्तव्य बनता है कि महिलाओं आपके साथ सुरक्षित एकदम महसूस करें। पर्यावरण की रक्षा करना, वन, नदी, झील, वन्यजीव आदि प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा करना और जीव जंतु के प्रति करुणा रखना चाहिए। यहाँ क्या पर्यावरण का मतलब है पर्यावरण में जितने चीज़ें उनका संसाधनों का रक्षा करना चाहिए और जीव जंतु का भी करुणा, आने की आपको से बहुत लोग मांस वगैरह खाते हैं तो वो जीव जंतु का प्रति करुणा नहीं है, वरना वो नहीं खाते। तो इन प्रकार का हमें कर्तव्य की नहीं करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आदि आदि विश्वास के स्थान पर तर्क, वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना विकसित करनी चाहिए। हमें कोई भी वैज्ञानिक सोच, यानी कि कहीं भी मानवतावाद, जहाँ पे मानवता माने कि मानव का भलाई के लिए कोई बात किया जाए तो वहाँ पे वैज्ञानिक भावना की तरफ से विकसित करनी चाहिए, वहाँ पे राय देना चाहिए ताकि कुछ अच्छा हो सके। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जो सबके लिए, वो संपत्ति जो सबके लिए है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तथा हिंसा से दूर रहना चाहिए और हिंसा नहीं भी नहीं करना चाहिए, मारपीट भी नहीं करना चाहिए। और संपत्ति का जैसे क्या, सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार के जो हमें सारे जनता को उपलब्ध कराती है, सड़क, डैम वगैरह, बिजली वगैरह, सब उनका हमें सुरक्षा करना चाहिए। 10वां देते हैं उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, व्यक्ति को अपने कार्यों से निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि देश प्रगति कर सके। बिल्कुल, आप अपना जो भी काम करते हो उसमें दिन ब दिन अच्छा करोगे तो देश को आप आगे बढ़ने में मदद करोगे। बच्चों की शिक्षा है लास्ट है दोस्तों, देखते हैं बच्चों की शिक्षा। माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि 16 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को आश्रित को शिक्षा अवसर प्रदान करें। 14 से 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उसे माता पिता का ही मतलब कर्तव्य बनता है कि उसे शिक्षा दिया जाए। चलिए हम परीक्षा के लिए कुछ निष्कर्ष देखते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों का राष्ट्र, समाज और पर्यावरण के प्रति अपने जिम्मेदारियों का बोध कराता है। वही ना, जैसे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको नागरिक स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है कि ये सब आप नागरिक हो और यहाँ के स्वतंत्र जो समानता सबके साथ समान करता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य आपको बताता है कि आप राष्ट्र का आपका रक्षा करना है, समाज के प्रति आपका अच्छा भल है, पर्यावरण के प्रति आपको जिम्मेदारियां का बोध कराता है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी जिम्मेदार पालन करना चाहिए। बिल्कुल, जब आप अपने मौलिक अधिकार ले सकते हो तो आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। कुछ ना याद रखने योग्य हम पॉइंट्स को देखते हैं। मौलिक जो है मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक अधिकार देखते हैं। मौलिक अधिकार ना 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में था, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। फिर मौलिक कर्तव्य जो था भाग 4A में था, जो कि केवल अनुच्छेद 51A में है। 51A में 11 मौलिक कर्तव्य है। फिर है संवैधानिक उपचार, जो किस में दिया गया, आर्टिकल 32 में। इसको बोलते हैं रेमेंडीज, जो 5 रीट जारी किया जाता है, इसी को संवैधानिक उपचार बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार 21A में दिया हुआ है, आर्टिकल 21A में। फिर जो संपत्ति का अधिकार जो मैंने बोला था ना, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, उसमें ना था संपत्ति का अधिकार, वो अधिकार नहीं हो सकता, इसीलिए अब उसे ना मौलिक अधिकार नहीं है, उसे मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।